everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के रीजनल एस्पिरेशंस वाले चैप्टर को समअप करने वाले हैं. अभी तक आपने इस चैप्टर में क्या देखा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था कि रीजनल एस्पिरेशंस है क्या, इंडिया में किस तरह से रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस किया गया है, कहां रीजनल एस्पिरेशंस देखने को मिली, तो कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वो सारी चीजें हमने कवर कर ली है. अब अगर इस टॉपिक के मैं आपको सिग्निफिकेंस बताऊं तो इस टॉपिक में हम एक तरह से समराइज करेंगे सारी चीजों को. अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन की बात करेंगे. जैसे ये रीजनल एस्पिरेशंस जो होती है, तो इन रीजनल एस्पिरेशंस को सप्रेस नहीं किया जाता है, इन रीजनल एस्पिरेशंस को अकोमोडेट किया जाता है. अकोमोडेशन इज द बेसिक आइडिया अबाउट रीजनल एस्पिरेशंस. कंट्री में कैसे अकोमोडेट किया, हमने क्या सीखा, तो ब्रॉडली वो 5-6 लेसन्स जो हमने सीखे ना, वो पूछे जाएंगे रीजनल एस्पिरेशंस के कंटेक्स्ट में, वो हम डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि गोवा और सिक्किम के जो बॉक्स में आपको कंटेंट दिए ना, तो वो गोवा और सिक्किम वाले बॉक्स वाले कंटेंट को भी हम क्या करेंगे, यहां पे कवर करते चलेंगे. फाइन, तो इतनी सारी चीजें इस पार्ट में हम कवर करेंगे. इस पार्ट में कवर करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रीवियस पार्ट देख लिए, तो आपको वहां पे वो अलाइनमेंट पूरा मिल गया कि चैप्टर किस तरह से चल रहा है. एंड हियर वी गो. तो यहां से स्टार्ट करते हैं. टॉपिक है अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन. अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो देखो क्या हो रहा है अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन में. उस चीज को समझना कि आपने अभी तक जितने भी केसेस देखे ना, तो उन सारे केसेस में कहीं ना कहीं रीजनल एस्पिरेशन देखने को मिली. चाहे वो पंजाब का केस हो, कश्मीर का केस हो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का केस हो, हर स्टेट ने अपनी इच्छा जाहिर की है किस चीज को लेकर कि वो फला फला तरीके से ये सारी डिमांड्स रखते हैं. ठीक है, तो हर स्टेट ने अपनी अपनी इच्छा जाहिर करी है, रीजनल एस्पिरेशंस को दर्शाया है. तो अब ये जो टॉपिक है एक तरह से क्या है, समराइज करके दे रहा है आपको पूरे चैप्टर को जो आपने अभी तक पढ़ा है, अभी तक जितने टॉपिक्स पढ़े, तो उन सारी चीजों का क्रक्स आपको यहां जानने को मिलेगा. क्या कि रेंजिंग फ्रॉम द डिमांड्स फॉर स्टेटहुड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू ऑटोनॉमी एंड सेपरेशन. रीजनल एस्पिरेशंस इन सारी कैटेगरी में आपको देखने को मिली है कि कहीं क्या स्टेटहुड की डिमांड थी, तो कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर डिमांड थी, कहीं ऑटोनॉमी को लेकर, तो कहीं सेपरेशन को लेकर, नागालैंड मिजोरम का, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में ही पढ़ा है. ठीक है, तो हर स्टेट मतलब हर रीजनल एस्पिरेशन का एक अलग मुखौटा था और हर रीजनल एस्पिरेशन उस अलग मुखौटों को पहनकर आ रही थी. ठीक है, तो द पीरियड सिंस 1980 accentuated these tensions, मतलब emphasized these tensions and tested the capacity of democratic politics to accommodate the demand of diverse section of the society. तो हमारी चैप्टर में जो हमने देखा कि 1980s का पूरा जो पीरियड रहा है ना, तो ये इसी चीज पर एम्फसाइज कर रहा था. ये जो टेंशन डेवलप हुई, जो सारी परेशानियां आपको देखने को मिली, तो उसका क्या प्रभाव रहा है. ठीक है, उसका प्रभाव क्या रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो थी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अकोमोडेट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल, मतलब इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का टेस्ट भी हो गया ऐसे कि हम जो डेमोक्रेसी का झंडा लेकर चल रहे थे, तो क्या उस डेमोक्रेसी में आप इन टेंशंस को, ठीक है, इन डिमांड्स को अकोमोडेट कर पाओगे, जो रीजनल एस्पिरेशन के नाम पे अलग अलग सेंस में, जो कि जेन्युइन भी लगती थी और बिल्कुल अगेंस्ट भी थी नेशनल यूनिटी के. तो क्या इन सारी अलग अलग तरह की अलग अलग मुखौटा पहनी डिमांड्स को आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में अकोमोडेट कर पाओगे, डाइवर्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो इनकी डिमांड्स क्या अकोमोडेट हो पाएगी, ये पॉइंट था. तो अटेम्प्ट्स फॉर अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन. ठीक है, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि टेस्ट इसी चीज में हुआ कि रीजनल एस्पिरेशंस थी, लेकिन उन रीजनल एस्पिरेशन को कहीं ना कहीं क्या किया गया, अकोमोडेट किया गया. नेशनल इंटीग्रेशन में वो रीजनल एस्पिरेशंस को प्रॉपर्ली हाईलाइट किया गया. एंड दिस शोज द ब्यूटी कि रीजनल मतलब ऐसे दाग अच्छे टाइप से ना, तो रीजनल एस्पिरेशंस आर नॉट बैड बट देयर अकोमोडेशन, ठीक है, इन द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल इंटीग्रेशन के पर्सपेक्टिव से ओरिजिनल एस्पिरेशन सही रहती है. तो व्हाट लेसंस कैन वी लर्न फ्रॉम दीज अटेम्प्ट्स. तो जो हमने प्रयास किया अकोमोडेट करने का, नेशनल इंटीग्रेशन को बनाए रखने का, ठीक है, ओवर दीज रीजनल एस्पिरेशंस, तो उससे हम क्या सीखे. मतलब ये जो पूरा एपिसोड रहा 1980s में, मतलब व्हाई डू वी लर्न हिस्ट्री. अब जैसे आप देखेंगे तो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो एक तरह से पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम. ठीक है, तो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ते हैं, बेसिक रीजन उसका या फिर बेसिक जो क्रक्स रहता है वो ये रहता है कि इतिहास में जो गलतियां हुई है उन गलतियों से हम सीख लें. और मतलब एक तरह से क्या होता है, योर मिस्टेक्स आर योर ग्रेटेस्ट टीचर. तो वही है कि इतिहास में जो गलतियां दोहराई गई, इतिहास में जो इवेंट्स हुए ना, तो हम उनसे क्या कर रहे हैं, हम उनसे सीखते चले कि हाँ इस तरह से अगर ऐसी सिचुएशन रहेगी तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाना था, वो सही किया था या गलत किया था. तो वो एक पूरा का पूरा केस रहता है. समझ में आया. तो व्हाट लेसंस कैन वी लर्न फ्रॉम दीज अटेम्प्ट्स.
तो यहाँ पे ध्यान रखना कि व्हाट आर द लेसन्स वी लर्न फ्रॉम द वेरियस रीजनल एस्पिरेशंस अबाउट अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। ऐसा सवाल बन गया 5 नंबर में, आया है 6 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आपका, मान लो क्या कि व्हाट आर द लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम द स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स द अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन फॉर द रीजनल एस्पिरेशंस इन द चैप्टर रीजनल एस्पिरेशंस, या फिर इस तरह से। तो ये जो पूरे चैप्टर में हमने क्या सीखा, अगर उस पे किसी तरह का सवाल आएगा तो आपको क्या आंसर्स लिखना है। देखो तो हमने क्या क्या सीखा। पहली चीज, ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ रीजनल एस्पिरेशन जो हमने सीखी वो ये सीखी कि रीजनल एस्पिरेशंस आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अगर आप सोचो कि डेमोक्रेसी में सब एक ही स्वर में गाना गाए तो दैट इज नॉट डेमोक्रेसी, दैट इज डिक्टेटरशिप। कि जैसा क्या है मतलब जो टॉप पे इंसान बैठा है, जो डिक्टेटर बैठा है, उसे जैसा पसंद हो सब वैसा ही गाना गाए, तो ऐसा डिक्टेटरशिप में होता है। डेमोक्रेसी में तो इट इज द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी क्या कि आपको अलग अलग तरह के एस्पिरेशंस, रीजनल एस्पिरेशंस, डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट डिमांड्स, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो रीजनल एस्पिरेशंस आर वेरी मच पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है, नॉट अ आर्बिट्रेशन और an abnormal phenomena. These demands can be found all over the world. तो regional aspirations is very basic part of democracy. तो आप इसको ये मत बोलना कि कुछ एक्स्ट्रा डेमोक्रेटिक हो गया या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। अगर डिमांड्स आ रही है तो वो तो पार्ट है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी की सक्सेस उस चीज पर डिपेंड करती है कि आप उन डिमांड्स को, उन रीजनल एस्पिरेशंस को प्रॉपरली अकोमोडेट करो, समझे, वो उस चीज पर डिपेंड करता है। तो लार्ज, जैसे अगर आप देखेंगे तो एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, क्या एग्जांपल दिया गया है, तो जैसे स्पेन में बेसाक प्रोविंस का आपने 11th की बुक जो थी आपकी पॉलिटिकल थ्योरी वाली उसमें भी पढ़ाई है, फाइन। उसके बाद में जैसे आप देखेंगे श्रीलंका में सिन्हालाज और एथनिक ग्रुप जो थे उनके बीच में समस्याएं। उसके अलावा आप हर जगह देखो, जैसे इंडिया में भी आप देखेंगे तो क्या रीजनल एस्पिरेशंस की डिमांड थी। तो ये जो डिमांड्स है तो दे आर वेरी वेरी मच द पार्ट ऑफ, क्या देखने को मिलता है आपको, very much the part of democratic process. So it is not something new. Fine. इशू क्या है, लार्ज एंड डाइवर्स डेमोक्रेसी लाइक इंडिया मस्ट डील विद रीजनल एस्पिरेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो अब जब जैसे ब्रिटेन में बताया गया स्कॉटलैंड का था, ठीक है, ये आपको स्पेन में देखने को मिल रहा है बेसाक का, जैसे श्रीलंका में देखने को मिल रहा। तो ये तो बहुत छोटे छोटे कंट्री हमारे एक एक छोटे छोटे स्टेट के बराबर है। जब यहां रीजनल एस्पिरेशन आ सकता है तो वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि एक लार्ज और डाइवर्स डेमोक्रेसी लाइक इंडिया इज बाउंड टू हैव रीजनल एस्पिरेशंस। इंडिया में रीजनल एस्पिरेशन होना तो बहुत बेसिक चीज है। नेशन बिल्डिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और इसी के चलते हमें समझ में आना होगा कि समस्याएं आती रहेगी, हम समस्याओं को ओवरकम करते रहेंगे और उन समस्याओं को ओवरकम करते रहेंगे और फिर देश आगे बढ़ता रहेगा। इस तरह से देश बनता रहेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन है यहाँ पर, क्या कि जो समस्याएं, जो हर्डल्स हमारे सामने आते हैं, तो वंस वी फेस दोज हर्डल्स एंड ओवरकम दोज हर्डल्स, देन दोज हर्डल्स बिकम्स आर अचीवमेंट्स। ऐसा होता है ना, जैसे कोई बोलता है मैंने शेर को मारा है, तो जो शेर सामने आया होगा तो शेर को मारने से पहले तो ये भैया के दोनों पैर जो ऐसे हिल रहे होंगे, शेक कर रहे होंगे, लेकिन वंस ही किल्ड दैट लायन, ठीक है, आई डू नॉट प्रमोट एनी टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ हंटिंग, मैं वैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, तो लेकिन वो शिकारी ने एक बार जैसे शेर का शिकार कर लिया होगा तो पहले तो उसके सामने चुनौती था, लेकिन जब उसको ओवरकम कर गया वो तो उसकी एक अचीवमेंट बन जाती है। तो सिमिलर थिंग इज हियर आल्सो कि रीजनल एस्पिरेशंस आर बाउंड टू बी देयर, ठीक है। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में ऐसी रीजनल एस्पिरेशंस आएंगी, once you accommodate them very positively, ठीक है, they will become the achievement for your nation. You will be in a position to say that yes, our democracy is that mature कि हम रीजनल एस्पिरेशंस को अकोमोडेट करते हैं, सप्रेस नहीं करते जैसे श्रीलंका में किया था, ठीक है। चलो, तो एक चीज हमने ये सीखी क्या कि रीजनल एस्पिरेशंस आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का बहुत हद तक क्या रीजनल एस्पिरेशन पार्ट है, फाइन। दूसरी चीज क्या है, the best way to respond to regional aspiration is through democratic negotiations rather than through suppression। अब regional aspiration तो रहेगी, मतलब क्या है कि आपके घर में पानी तो घुसना ही घुसना है, रीजनल एस्पिरेशन का ऐसे समझ लो। तो अब क्या है, अब उस पानी से आप बच नहीं सकते, ये है कि उस पानी को आप क्या करो, तैरना सीख लो उस पानी में। तो वो यहाँ पे है, मतलब बस एक मेटाफर इस्तेमाल करने की कोशिश करा, तो इसे आप समझोगे तो यहाँ पे क्या बताया गया कि द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड द रीजनल एस्पिरेशन, बिकॉज रीजनल एस्पिरेशंस आर टू बी देयर, ठीक है, रीजनल एस्पिरेशंस तो रहेगी। तो द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टू द रीजनल एस्पिरेशंस, बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टू द रीजनल एस्पिरेशंस इज थ्रू डेमोक्रेटिक नेगोशिएशंस rather than through repressions। तो यहां पे रिप्रेशंस की मदद से आप किसी भी तरह से रीजनल एस्पिरेशंस को खत्म नहीं कर सकते हो। द बेस्ट थिंग टू accommodate the regional aspirations is to address them properly। समझ में आया वाला पॉइंट कि रीजनल एस्पिरेशंस को अगर खत्म करना है तो बेहतर तरीका ही यही है आपके पास में कि आप क्या करो, उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करो। आई होप यू गॉट माय पॉइंट।
फाइन। तो जैसे सिचुएशंस आप देखेंगे पंजाब की, नॉर्थ ईस्ट की, कश्मीर की, ठीक है, तो 80s के टाइम पीरियड में दी थिंग्स वर वेरी कॉमन कि यहां पे ये समस्याएं होना तय है। क्लियर हुआ? तो 80s के टाइम पीरियड में आपने देखा था कि रीजनल एस्पिरेशंस आपको पंजाब में भी देखने को मिली, नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिली, कश्मीर में भी देखने को मिली। क्या होता अगर गवर्नमेंट सिर्फ ब्रूटल रिप्रेशन पे फोकस करती? तो क्या समस्याएं खत्म होती है? ईंट का जवाब पत्थर से चलता रहता। तो उस केस में आपने क्या देखा कि रीजनल एस्पिरेशंस होगी, डिमांड्स होगी, द बेस्ट वे आउट इज टू negotiate over these problems rather than brutal suppression. The best way to respond to the regional aspiration is through democratic negotiations rather than the suppression. तो उसके चलते क्या होगा कि आप मतलब वही है कि बात करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, आप लड़ते लड़ते बात नहीं कर सकते हो। तो वो वाला केस है यहाँ पे। समझ में आया? The best way to respond to the regional aspiration is through democratic negotiations rather than through repression। ये हमने दूसरी चीज सीखी, ठीक है, इस पूरे चैप्टर से। तीसरी चीज क्या सीखी कि सिग्निफिकेंस ऑफ पावर शेयरिंग एंड शेयर इन द नेशनल एंड स्टेट लेवल डिसीजन मेकिंग। अब रीजनल एस्पिरेशन वाले चैप्टर में मतलब जब हम अकोमोडेशन नेशनल इंटीग्रेशन की बात करें तो जो तीसरी चीज हमने सीखी है वो ये सीखी है कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में आपने पावर शेयर करके रखा है। जैसे अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ फॉर्मल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, जैसे ग्रुप्स होंगे, पार्टीज होंगे, रीजन जो होंगे उनको पावर दिया जाएगा। इसके अलावा लेकिन आपको ये इंश्योर करना होगा क्या कि वही वाला पार्ट है कि रीजनल एस्पिरेशंस में पावर शेयरिंग इज वेरी एसेंशियल। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो तो पावर तो शेयर करना ही पड़ेगा। तो पावर शेयरिंग जब वेरी बेसिक स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, तो उस केस में क्या सीखने वाली चीज है? यहां पर सीखने वाली चीज ये है कि जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर दिया उसके अलावा भी आपको लोकल लेवल है तो लोकल लेवल को ये पावर दी जाए कि वो स्टेट लेवल के डिसीजंस में भी पार्टिसिपेट कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट लेवल के डिसीजंस लोकल लेवल को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। स्टेट लेवल पे पावर है लेकिन स्टेट लेवल को ये पावर दी जाए कि वो नेशनल लेवल के डिसीजंस में भी कहीं ना कहीं क्या कर पाए, भागीदारी दे पाए, हिस्सेदारी ले पाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेशनल लेवल के डिसीजंस कहीं ना कहीं स्टेट लेवल को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरह से आप रिजिड मत रखो। पावर शेयरिंग क्या होना चाहिए? एवरीवन शुड फील, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है तो वहां के एक छोटे से एम्प्लॉय से भी अगर पूछा जाएगा तो वो ही और शी विल फील मोर अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हो? तो वो चीज है। तो इफ रीजन्स आर नॉट गिवन, जैसे यहां पे वही बताया गया है क्या कि अपार्ट फ्रॉम हैविंग फॉर्मल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ग्रुप्स एंड पार्टीज फ्रॉम द रीजन need to be given share in power at the state level and so at the national level also. ठीक है, if regions are not given a share in the national level decision making, the feeling of injustice and alienation can spread. ठीक है, तो अगर आप वही देख रहे हो कि regions को नेशनल लेवल पे अगर डिसीजन लिया जा रहा है, उसमें कोई शेयर नहीं दिया जा रहा है, तो रीजन्स को ऐसा लगेगा ना कि चलो हमारे रीजन में तो हम है ही है, लेकिन नेशनल लेवल में जब हमारा कोई हिस्सेदारी नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है, तो हम नेशनल लेवल की गवर्नमेंट के साथ, नेशनल लेवल की टेरिटरी के साथ क्यों रहे? हम रीजनल लेवल पे ही सोचें। तो इसके लिए वही है कि आप मतलब वही है कि आप क्या करोगे, किसी को अगर किसी डिसीजन में इंक्लूड करोगे तो उस डिसीजन में इंक्लूड होने के साथ साथ वो उस पूरे के पूरे डिसीजन, उस पूरी प्रोसेस का पार्ट अपने आप को फील करेगा। तो ही विल बी मोर एसोसिएटेड rather than feeling alienated। अगर आप उसको इंक्लूड ही नहीं कर रहे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में तो उसे ये लगेगा कि एलिनेटेड फील होगा। तो कर लो तुम तुम्हारे हिसाब से, मैं अपना अलग रीजनल एस्पिरेशन की बात करूंगा। ये केस रहता है, समझे? अगली चीज क्या है? रीजनल इंबैलेंस क्रिएटेड द प्रॉब्लम। रीजनल इंबैलेंस क्रिएटेड द प्रॉब्लम। रीजनल इंबैलेंस की अगर हम बात करें तो रीजनल इंबैलेंस क्या है? इंबैलेंस क्या देखो, तो रीजनल इंबैलेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट्स टू द फीलिंग ऑफ रीजनल डिस्क्रिमिनेशन। चौथी चीज जो हमने सीखी इस पूरे चैप्टर में, देखो पहली चीज क्या सीखी कि रीजनल एस्पिरेशंस रहेगी। दूसरी चीज हमने सीखी कि उन रीजनल एस्पिरेशंस को प्रॉपर्ली अकोमोडेट किया जाए, उन रीजनल एस्पिरेशंस को ऐसे ना समझा जाए, ऐसे ना देखा जाए क्या कि ये रीजनल एस्पिरेशन जो है गलत है। वो बेसिक एसेंशियल पार्ट है। तीसरी चीज ये देखी कि रीजनल एस्पिरेशंस में पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि सब एक तरह से पार्ट ऑफ द पार्टी फील करें। चौथी चीज जो हमने सीखी वो ये सीखी कि रीजनल इंबैलेंस क्रिएटेड द प्रॉब्लम। रीजनल इंबैलेंसेस जो होते हैं तो क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मतलब रीजनल इंबैलेंस का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो कि कहीं इकोनॉमिक नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा था ना कि वहां रीजनल एस्पिरेशंस का ग्रो होने के पीछे का कारण ये रहा है कि वो इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड रहा है। फाइन, तो वही चीज यहाँ पे कि रीजनल इंबैलेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट्स टू द फीलिंग ऑफ रीजनल डिस्क्रिमिनेशन। फिर ऐसा फील होता है, मतलब ऐसा कि बड़े भाई को सब दे दिया, छोटे भाई को कुछ नहीं दिया, तो छोटा भाई क्या करता है, घर में बागी हो जाता है कि नहीं? तो वही केस यहाँ पे भी हुआ क्या कि रीजनल इंबैलेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट्स टू द फीलिंग ऑफ रीजनल डिस्क्रिमिनेशन। इसी के चलते आपको ऐसा देखने को मिलता है कि एक एरिया फील करने लगता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप देखोगे नक्सलिज्म की जो इशू है, नक्सलाइट मूवमेंट जो है, जो हमने पढ़ा है आगे मतलब पीछे,
वो नक्सलाइट मूवमेंट क्यों अरोज हुए हैं पता है? उसके पीछे का कारण सिंपल सा ये है कि उन रीजन्स को जहां जैसे नक्सलबारी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह की बात करें तो वहां ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, हम पीछे रह जा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि अब हमें अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा, हथियार उठा लिए। तो ये केस रहता है। तो रीजनल इंबैलेंस इज अ फैक्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, और यू कैन नॉट इग्नोर दिस कि रीजनल इंबैलेंस हुआ है। जब इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो कोई जब मक्खन खा रहा था तो कोई भूखा मर रहा था, ठीक है? तो इस तरह से डिस्पैरिटी थी कंट्री के डेवलपमेंट में। तो इफ सम स्टेट रिमेन पुअर एंड अदर डेवलप्ड रैपिडली, इट लीड्स टू द रीजनल इंबैलेंस एंड इंटर रीजनल माइग्रेशंस। इंटर रीजनल माइग्रेशंस होंगे तो या तो लोग वो जगह छोड़ छोड़ के जाएंगे, और जो लोग वहां रह रहे होंगे तो वो उस स्टेट के डेवलपमेंट के लिए ज्यादा डिमांड करेंगे। तो ये चीज भी हमने सीखी क्या कि रीजनल इंबैलेंस क्रिएटेड द प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट शुड फोकस मोर ऑन एलिमिनेटिंग द रीजनल इंबैलेंसेस सो दैट रीजनल डिमांड्स विल नॉट ग्रो। क्योंकि इंबैलेंस रहेगा तो उस इंबैलेंस को बैलेंस करने के लिए एस्पिरेशंस जो है अलग अलग रीजन्स की वो तो ग्रो करेगी ही करेगी। समझ गए? पांचवी चीज जो हमने सीखी वो क्या सीखी कि सक्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ये चीज भी हमने सीखी क्या कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, तो दे हैड वेरी कह सकते हैं ना फार साइटेड विजन। उनका सोचना समझने का नजरिया बहुत दूरदृष्टि थी उनके पास में। कैसी दूरदृष्टि थी? तो ये चीज समझो यहाँ पे। सो दीज केसेस मेक अस अप्रिशिएट द फार साइटेडनेस ऑफ द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन डीलिंग विद द क्वेश्चन ऑफ डाइवर्सिटी। उन्हें पता था डाइवर्सिटी है, ठीक है, रीजनल एस्पिरेशंस होगी, लोग अपनी अपनी डिमांड्स उठाएंगे, लड़ेंगे भी, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ डिफरेंट ट्राइब कंप्लीट ऑटोनॉमी ऑफ प्रिजर्विंग देयर प्रैक्टिस एंड कस्टमरी लॉज। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 6th शेड्यूल में, इसीलिए पहले से आप जैसे 6th शेड्यूल उठा के देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी क्या कि उन्होंने पहले से ऐसे प्रोविजंस इनको मतलब डाल के रखे हैं जहां पे ट्राइबल ग्रुप्स जो है, ठीक है, कि वो अपने कस्टमरी राइट्स को, प्रैक्टिसेस को, लॉज को प्रिजर्व कर सके, सो दैट दे फील अकोमोडेटेड। वही पावर शेयरिंग और अकोमोडेशन की जो बात हो रही ना। तो पांचवी चीज जो हमने सीखी कि हमारा संविधान बहुत अकोमोडेटिव है। हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है तो दे आर वेरी रियलिस्टिक, ठीक है, फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ रियलिस्टिक भी हैं कि जिसके चलते उन्होंने क्या किया, रीजनल एस्पिरेशंस को कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय ही भाप लिया था कि समस्या आ सकती है। इसके लिए दे हैव गिवन दी सफिशिएंट स्कोप फॉर एस्पिरेशंस टू बी अकोमोडेटेड। क्लियर है? कंक्लूजन अल्टीमेटली करें तो अल्टीमेटली क्या है कि इन सारे लेसन से सीखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को देखते हुए और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो नेचर रहा है, जो कि अकोमोडेटिव रहा है, जो कि सप्रेसिव नहीं रहा है, हमें क्या क्या अल्टीमेट कंक्लूजन मिलता है? अल्टीमेट कंक्लूजन मिलता है कि रीजनल एस्पिरेशंस हमारे देश में आई, लेकिन वो रीजनल एस्पिरेशंस ऐसा नहीं है कि सेपरेटिज्म तक पहुंच गई, ठीक है। उन रीजनल एस्पिरेशंस को क्या है कि रीजनलिज्म का पार्ट तक ही सीमित रखा गया अंडर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। मतलब डेमोक्रेसी का पहिया घूमता जाएगा तो उस डेमोक्रेसी के पहिए के घूमने में रीजनलिज्म की प्रॉब्लम भी आएगी, रीजनलिज्म का एक इशू भी रहेगा, लेकिन इट विल रिमेन एज एन इशू ओनली, इट विल नॉट लीड टू द सेपरेशन ऑफ द नेशन, ठीक है। दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, या फिर कह सकते हैं अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन इन आवर नेशन। फाइन, तो इसी के साथ जैसे अगर आप बोल सकते हो कि चैप्टर का जो मेन पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। दो टॉपिक जो है जो मैं पढ़ाना चाहता हूं, वो दो टॉपिक कौन कौन से, एक सिक्किम्स मर्जर और दूसरा क्या, सिक्किम्स मर्जर के साथ साथ में गोवा का लिबरेशन, ठीक है। ये दो भी समझ लो जब आप रीजनल एस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। ये पांच जो पॉइंट्स पढ़े हैं, पांचों पॉइंट्स, व्हाट आर द लेसंस वी लर्न फ्रॉम द अकोमोडेशन एंड अबाउट द अकोमोडेटिव एंड नेशनल इंटीग्रेटिव नेचर ऑफ द रीजनल एस्पिरेशंस इन इंडिया। तो ये सारे लेसन्स हमने सीखे, 1 2 3, ठीक है, 4 और 5। फाइन, अब बात करते हैं सिक्किम के मर्जर की। आ जाओ जरा सिक्किम की कहानी सुनाता हूं मैं आपको। देखो क्या है, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सिक्किम वाज अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। सिक्किम है कहां ये समझो, उसके मतलब सारी चीजों के पहले सिक्किम का ये स्थिति समझो कि ये आपको दिख रहा है नेपाल, ठीक है, ये आपको दिख रहा है इधर भूटान, ये भूटान है यहाँ पे छोटा सा, भूटान एक अलग देश है। कभी कभी लोग बोल देते हैं कि भूटान इंडिया के स्टेट है, नहीं, ठीक है, इतना अन्याय मत मचाओ, ठीक है। फिर क्या है, ये है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश देखने को मिल रहा है, जो पहले क्या था, पाकिस्तान था, फिर बांग्लादेश बन गया उस तरह से। अब जो भी आगे चैप्टर में पढ़ा कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये छोटा सा चिकन स्नेक आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी बड़ी पतली सी आपको देखने को मिल ही रही है, समझिए आ गया आपको यहाँ पे, क्लियर हुआ। अब ये ऊपर की तरफ यहाँ है ये सिक्किम, ठीक है, ये सिक्किम है, जरा अच्छे से देख लो, आइडेंटिफाई कर लो। सिक्किम क्या है, अब जैसे सिक्किम अगर इंडिया का पार्ट है, दो केस बता रहा हूं, सिक्किम इंडिया का पार्ट है तो फिर इंडिया को क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये जो बहुत सेंसिटिव एरिया है चिकन स्नैक वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि इंडिया का एरिया बढ़ जाता है अगर सिक्किम पार्ट है तो अगर सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं है तब क्या होगा, तब इंडिया के लिए रास्ता और कठिन हो जाता है, फिर इंडिया के लिए रास्ता सिर्फ इतना ही बचता है, ठीक है। तो इस केस में
सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनना इज अ गुड थिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया को उसमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, बफर मिल जाता है। और एक और एडवांटेज क्या बताता हूं मैं, ये चाइना जो बैठा है ना, तो चाइना देखो ये यहां तक है, ये दिख रहा है, चाइना यहां तक है। तो चाइना इज हार्डली फ्यू 100 किलोमीटर्स फ्रॉम दी सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अगर चाइना वहां से मूवमेंट स्टार्ट करे तो बहुत जल्दी हमारे बहुत सेंसिटिव पार्ट तक पहुंच सकता है। तो उसको कैप्चर करने के लिए उसको कहीं ना कहीं चाइना का ये जो एक मतलब कह सकते हैं जो सूडोपोडिया टाइप अंदर की तरफ हिस्सा है ना, ये वैली जो है, वैली एरिया जो गलवान वैली वाला रीजन है, तो यहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए सिक्किम का पार्ट हमारे साथ हो तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये यहाँ पे मतलब हमारे सोल्जर फिर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। क्लियर है? तो उस सेंस में मैंने आपको स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बताई है सिक्किम की। अब हुआ क्या है, तो सिक्किम जो है, सिक्किम क्या हमेशा से हमारा स्टेट रहा है? नहीं, 1975 में सिक्किम हमारा स्टेट बनता है। उसके पहले क्या स्थिति थी देखो, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सिक्किम वाज अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। मतलब सिक्किम ऐसा है कि हम तो भैया सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो सिक्किम में राजा वाजा जो चौग्याल थे, ठीक है, तो चौग्याल मतलब वहां के राजा, तो सिक्किम में राजा रूल करते थे। तो हमने बोला तुम रूल करो, लेकिन तुमसे रूल करते नहीं बनेगा। तो ऐसा रहता है ना कि छोटा आपके आसपास कोई स्टेट रहता है तो आप उसको प्रोटेक्शन दे देते हो। तो व्हाइल इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज आल्सो नॉट अ फुली सॉवरेन कंट्री। प्रोटेक्टोरेट का मतलब ये था कि तुम फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्री भी नहीं हो, फुल्ली सॉवरेन कंट्री भी नहीं हो, लेकिन तुम इंडिया का भी पार्ट नहीं हो, तुम अपना राज्य चलाओ अपने हिसाब से। मदद के लिए हम तुम्हारे बड़े भाई इंडिया खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम मदद नहीं देते, बड़े भाई बनने के लिए चाइना वैसे ही खड़ा था वहां पे। तो हमने सोचा कि पहले हम पटा लें इसको, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, सिक्किम्स डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस वर लुक्ड आफ्टर बाय इंडिया while the power of internal administration was with the चौग्याल सिक्किम्स मोनार्क, ठीक है। तो पावर जो थी वो चौग्याल के पास में थी, सिक्किम के मोनार्क के पास में। बाकी जो उसका डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस वगैरह थे वो सब इंडिया संभालती थी। बिफोर सिक्किम बिकेम दी पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का पार्ट नहीं था तब भी, ठीक है। तब भी हम उसको, जैसे भूटान के केस में भी, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा डिफेंस हम संभाल रहे हैं, कम्युनिकेशन हम संभाल रहे हैं, फॉरेन रिलेशन, तो तुम अंदर अंदर कुछ भी कर लो, ठीक है। लेकिन एक तरह से बाहर की दुनिया को तो ये लगता था कि इंडिया का ये सिक्किम और भूटान के साथ भी वही केस है, जैसे, ठीक है। तो चौग्याल वर्सेस डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। लेकिन लोग जो है ना, अब वो देखते हैं कि हमारे बाजू में इंडिया है, डेमोक्रेसी है, प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, ये सारी चीजें, तो सिक्किम के लोगों ने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, जो वहां की जनता थी, तो वहां की जनता की डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन थी कि वी डू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। हमें भी इंडिया के डेमोक्रेटिक, इंडिया में जैसे डेमोक्रेसी वैसी डेमोक्रेसी सिक्किम में चाहिए। अब चौग्याल ने बोलता है यार मैं राजा हूं यार, ठीक है। तो चौग्याल डिडंट वांटेड दैट हिज पावर शुड बी रिड्यूस्ड, फाइन। लेकिन अब क्या होता है, अल्टीमेटली व्हेन एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ सिक्किम्स पॉपुलेशन वाज नेपाली, ठीक है। ओवरवेलमिंग पॉपुलेशन क्या थी? नेपाली थी। देख लो ये नेपाल से लगा हुआ है बॉर्डर। और जो राजा था, तो राजा क्या है, राजा ये भूटान की कम्युनिटी का पार्ट था, ठीक है। तो एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ सिक्किम्स पॉपुलेशन वाज नेपाली, बट द चौग्याल वाज सीन एज perpetuating the rule of a small elite from the minority लेप्चा भूटिया कम्युनिटी, ठीक है। तो लेप्चा भूटिया कम्युनिटी जो है, तो वहां उस कम्युनिटी से राजा आते थे। तो इस कारण से क्या है कि जनता ये चाहती थी कि बस अब बहुत हुआ राजा रजवाड़ा वाला सिस्टम, अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आ जाए, ठीक है। तो द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस टू द सिक्किम असेंबली वाज हेल्ड इन 1974। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। सिक्किम का जो मर्जर, उसके पीछे जैसे इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम पीरियड, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ हमने चलाई, ठीक है। रॉ के थ्रू हमने रूमर्स फैलाया, रूमर्स फैला के फिर क्या है, वहां के लोगों को और प्रोवोक किया डेमोक्रेसी के लिए, फिर लोगों ने डेमोक्रेसी लाया, और इस तरह से मतलब बहुत। और क्योंकि उस समय ये भी दिख रहा था, क्या देखने को मिल रहा था आपको कि ये जो 71 में सब अलग हो गया था, मतलब इसके पहले ही षड्यंत्र चालू हो गए थे। तो मतलब बहुत स्ट्रेटेजिकली वी हैव समवेयर इंटरवीन इन दी डोमेस्टिक मैटर्स ऑफ सिक्किम। इंडियन गवर्नमेंट, रॉ का जो स्टैब्लिशमेंट है ना, तो वो उसका जैसे कह सकते हैं रॉ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन दी इंटीग्रेशन ऑफ सिक्किम विद इंडिया। तो बहुत सारे ऐसे वो चले रूमर्स वगैरह कि वहां का राजा जो है, तो राजा अमेरिका का एजेंट है, और जैसे आप मतलब इसमें बहुत अच्छी कहानी है, पूरी बहुत अच्छी कहानी है। तो देयर इज ए स्टोरी, उसके थ्रू फिर क्या होता है, अल्टीमेटली सिक्किम को इस तरह से इंटीग्रेट करवाया जाता है। तो लोगों के अंदर वो एस्पिरेशंस जगाई जाती है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के। पहले इलेक्शन होते हैं 1974 में। हमने बैक एंड पे हमारी क्या तैयारी करके रखी थी कि वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, ठीक है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी जैसे सिक्किम नेशनल कांग्रेस जो थी, तो इट वाज मोर अलाइंड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस की हाँ एक बार पावर आ जाए हमारे पास तो फिर हम इंडिया के साथ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये सारा केस हुआ। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते 1974 में। सिक्किम कांग्रेस वॉन द इलेक्शन, वांटेड इंटीग्रेशन विद इंडिया। तो पहले असेंबली जो थी वहां की सिक्किम कांग्रेस जीतने के बाद में, तो वो एसोसिएट स्टेट बनती है इंडिया की। और अल्टीमेटली मतलब अप्रैल 1975 में रेजोल्यूशन पास किया जाता है फॉर द फुल इंटीग्रेशन विद इंडिया। राजा चाह रहा था, नहीं चाह रहा था, उसके चाहने ना चाहने के बावजूद इंटीग्रेट कर दिया गया।
द इंडियन पार्लियामेंट एक्सेप्टेड दिस रिक्वेस्ट इमीडिएटली एंड सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। अब बोलोगे 22nd, जी हाँ, क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो पूरा रीऑर्गेनाइजेशन तो चल ही रहा है ना 1956 से। 1956 से देखोगे 1960, 63, 66 अलग अलग स्टेट बन रहे थे, बिगड़ रहे थे। तो अल्टीमेटली 22nd स्टेट जो बनता है इंडिया का, वो सिक्किम बनता है, इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लेता है। चोग्याल डिड नॉट एक्सेप्ट दिस मर्जर एंड हिज सपोर्टर्स एक्यूज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ फाउल प्ले एंड यूज ऑफ फोर्स। लेकिन फिर हमने बोला अब तो हो गया भाई साहब, ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते हो आप, तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और यहाँ ना तो कोई प्रेम संबंध था, लेकिन ना लड़ाई थी, लेकिन कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए सिक्किम का इंटीग्रेशन जरूरी था। मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट था। तो डिस्पाइट द विलिंगनेस ऑफ चोग्याल एंड हिज सपोर्टर्स, वी मैनेज टू इंटीग्रेट सिक्किम विद इंडिया। 1975 में 22nd स्टेट की तरह इंडियन यूनियन में सिक्किम मर्ज हो गया, बधाई हो, ठीक है। तो येट द मर्जर एंजॉयड पॉपुलर सपोर्ट एंड डिड नॉट बिकम डिविसिव इशू इन दी सिक्किम्स पॉलिटिक्स, ठीक है। तो मर्जर जो है तो उसको पॉपुलर सपोर्ट मिला, क्योंकि जनता तो चाहती थी कि मिल जाए, ठीक है। तो कोई डिविसिव इशू की तरह नहीं इमर्ज हुआ कि पूरी कंट्री उस पर डिवाइड हो गई हो। सिक्किम के मर्जर में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो काजी लेंगदुप दोरजी जो थे, ठीक है, इन्होंने प्ले किया। तो ही वाज द लीडर ऑफ डेमोक्रेसी मूवमेंट इन सिक्किम, ठीक है, फाउंडर ऑफ सिक्किम प्रजा मंडल एंड लेटर द लीडर ऑफ सिक्किम स्टेट कांग्रेस। 1962 में सिक्किम नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया। आफ्टर द इलेक्टोरल विक्ट्री ही लेड द मूवमेंट फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ सिक्किम विद इंडिया। आफ्टर इंटीग्रेशन सिक्किम कांग्रेस मर्ज विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो सिक्किम कांग्रेस फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हो गई और इस तरह से सिक्किम का इंटीग्रेशन हुआ। अगली बारी आती है गोवा की। गोवा की और इंटरेस्टिंग कहानी है। हम इंडिपेंडेंस डे पता है कब बनाते हैं? आप बोलोगे सर 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे। गोवा में इंडिपेंडेंस डे अलग दिन बनता है। अब ये आपका होमवर्क है, आपको पता करना है, मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या है, तो जैसे ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया को छोड़ के चले गए, ब्रिटिश लेफ्ट द कंट्री 1947 बाय, ठीक है, तो वो चले गए, ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन जो पोर्टुगीज थे ना, तो पोर्टुगल के जो लोग थे, तो दे रिफ्यूज टू विड्रॉ फ्रॉम द टेरिटरीज ऑफ गोवा, दीव एंड दमन। गोवा, दीव, दमन, तो यहां पे क्या है, पोर्टुगीज लोग थे। आप देखोगे इंडिया में फ्रेंच भी आए, जैसे पुडुचेरी वगैरह पे वो सेटलमेंट हो गया, यनम कराईकल पुडुचेरी, ठीक है। वैसे क्या है, गोवा में, दमन दीव में यहाँ पे पोर्टुगीज जम गए और पूरी कंट्री में ब्रिटिश फैल गए। तो पूरा यूरोप कुल मिला के आपको इंडिया में देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो पोर्टुगीज रिफ्यूज टू विड्रॉ, तो ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन पोर्टुगीज ने बोला आपने ब्रिटिश को हराया, हमें थोड़ी ना हराया, हम तो रहेंगे। तो बोला रह लो, चलो। हमने भी कोई इतना ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं किया, हमने कहा कि प्यार मोहब्बत से जिस दिन छोड़ के जाना हो, लेकिन अब वो मेहमान की तरह हमने रखा था, जा ही नहीं रहे थे। तो एट टाइम्स इंडियन गवर्नमेंट परसुएडेड देम कि जाओ, लेकिन वो जा नहीं रहे थे। ठीक है, चले जाएंगे एक दिन, हम ये सोचते रहे। फिर क्या होने लगा कि वहां पे आप जैसे देखोगे तो पोर्टुगीज जो थे तो वो कन्वर्जन करवाने लगे, बहुत सारे लोगों का फोर्स कन्वर्जन होने लगा, गोवा में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लोगों को फोर्स किया जाने लगा टू कन्वर्ट टुवर्ड्स द क्रिश्चियनिटी, फाइन। तो उसके चलते जैसे अगर आप देखोगे तो गोवा का कल्चर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर ऑफ रेस्ट ऑफ द कंट्री। रीजन, बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग, पोर्टुगीज आए सबसे पहले थे और गए सबसे आखिरी में इंडिया में, जो फॉरेन इन्वेडर्स आए ना उनके कंटेक्स्ट में। तो पोर्टुगीज आए सबसे पहले, गए सबसे लास्ट में, तो लंबे समय तक वो रहे। तो वहां पे समस्या होने लगी कि लोकल पीपल का बहुत ज्यादा कन्वर्जन, लोकल पीपल का बहुत ज्यादा सप्रेशन, ये सब कुछ होने लगा। तो आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस द इंडियन गवर्नमेंट ट्राइड वेरी पेशेंटली टू परसुएड द पोर्टुगीज गवर्नमेंट टू विड्रॉ, ठीक है। हमने बहुत पेशेंटली ट्राई किया कि अब चले जाएंगे, अब चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो गए नहीं। तो देयर वाज अ स्ट्रांग पॉपुलर मूवमेंट विद इन द गोवा फॉर फ्रीडम। तो गोवा के जो गोवंस थे ना, ठीक है, जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन थी और जो वहां के ही हो गए थे गोवा के, तो व्हेन दे सॉ द डेमोक्रेटिक सेटअप इन इंडिया, तो दे आल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग क्या, कि हमें पोर्टुगीज लोगों से आजादी चाहिए। फाइन, हमें पोर्टुगीज लोगों से आजादी चाहिए। तो फाइनली इन दिसंबर 1961 the government of India sent the army which liberated these territories after barely 2 days of action. Goa, Diu and Daman became union territory, ठीक है। फिर अब जब अति हो गई थी, ठीक है, तो वहां के लोग भी चाह रहे थे आजादी चाहिए, तो फिर क्या होता है, मिलिट्री एक्शन, मतलब गोवा को आजादी मिलिट्री एक्शन से मिली। तो दिसंबर 1961, ठीक है, दिसंबर में इंडिपेंडेंस डे बनाता है गोवा, तारीख आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट आर्मी विच लिबरेटेड इट्स टेरिटरी आफ्टर बियरली 2 days ऑफ एक्शन। तो 2 दिन में ही हमने मारपीट के भगा दिया पोर्टुगीज सोल्जर्स को, ठीक है। गोवा, दीव, दमन बिकेम यूनियन टेरिटरी। और फिर अल्टीमेटली क्या होता है लास्ट में, जैसे आप देखोगे तो 1967 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तो ओपिनियन पोल के साथ में गोवा को 67 में नहीं, मतलब 1987 में गोवा को स्टेट बनाती है। 61 में आजादी मिल जाती है पोर्टुगीज से, लेकिन उसके बाद में एक बड़ी समस्या और निकल के आती है। हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया गोवा को, पहले गोवा यूनियन टेरिटरी था। आज आप देखोगे तो गोवा को क्या कहा जाता है, स्मॉलेस्ट स्टेट कहा जाता है, लेकिन पहले वो क्या था, यूनियन टेरिटरी था।
तो यूनियन टेरिटरी बना दिया, आप समस्या जाने लगी कि जाएगा किधर वो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो रहेगा, लेकिन अब जैसे आप देखोगे तो महाराष्ट्रवाड़ी गोमांतक पार्टी एमजीपी ये जो पार्टी थी ना, तो दे डिजायर्ड कि गोवा जो है, गोवा मराठी स्पीकिंग एरिया जो है गोवा का, वो महाराष्ट्र के साथ मिला दिया जाए। लेकिन जो गोवंस थे, जो गोवा के गोवंस थे, तो गोवंस ने क्या डिमांड रखी, गोवंस वर कीन टू रिटेन अ सेपरेट गोवन आइडेंटिटी एंड कल्चर, पर्टिकुलरली दी कोंकणी लैंग्वेज। अब महाराष्ट्र के साथ मिला दिया जाएगा तो मराठी लैंग्वेज की डोमिनेंस हो जाएगी। मैंने बताया आपको कि लैंग्वेज अगेन प्लेज अ वेरी सेंसिटिव रोल ओवर हियर। तो जो गोवंस थे व्हाट दे डिमांडेड, वो ये चाहते थे कि वो अपना एक सेपरेट गोवन कल्चर वगैरह जो उसको प्रिजर्व करके रख पाए, गोवन आइडेंटिटी को बनाए रख पाए, ठीक है। तो क्या होता है अल्टीमेटली, तो इन जनवरी 1967 जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक स्पेशल ओपिनियन पोल कंडक्ट करवाती है गोवा में, ठीक है, कि गोवा के लोग ही आखिरकार तय करें कि इफ दे वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र और रिमेन सेपरेट। तो वो ओपिनियन पोल का रिजल्ट क्या था कि मेजोरिटी जो थे, तो मेजोरिटी ऑफ देम वोटेड इन फेवर ऑफ रिमेनिंग आउटसाइड महाराष्ट्र, दस गोवा कंटिन्यूड एज अ यूनियन टेरिटरी। समझ में आया ना। तो आजादी के तुरंत बाद में, क्योंकि आजादी में आप जिस देखेंगे तो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी जो है, ठीक है, तो संघर्ष समितियां वगैरह ऐसी बनी जिन्होंने गोवा की आजादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, ठीक, लंबी लड़ाई लड़ी, और बाद में गोवा को महाराष्ट्र के साथ मिलाना चाहते थे, लेकिन गोवंस जो थे वो आइडेंटिटी जो है वो यूनिक रखना चाहते थे, सेपरेट रखना चाहते थे। और इसी के चलते आपको ये देखने को मिलता है कि ओपिनियन पोल कंडक्ट करवाया जाता, लोगों से पूछा जाता कि तुम बताओ महाराष्ट्र में जाना है, अकेले रहना है, तो लोग बोलते हैं अकेले रहना है, तो फिर गोवा को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली आप देखोगे तो 1987 में गोवा बिकेम द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन का एक क्या बना दिया, गोवा को स्टेटहुड दे दिया कि बधाई हो, तिलक लगा के तुम, उन्हें बोल दिया क्या कि तुम भी स्टेट आज से, ठीक है। तो गोवा इस तरह से स्टेट बन जाता है 87 में, क्लियर है। और फाइनली इसी तरह से हमारा चैप्टर जो है वो हो जाता है कंप्लीट। आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस चैप्टर। बड़ा मजेदार चैप्टर था रीजनल एस्पिरेशंस। तो आपने रीजनल एस्पिरेशंस को समझा, ठीक है, शुरुआत में रीजनल एस्पिरेशन को समझा, आखिर में उनसे क्या सीखा वो समझा। मैंने बीच बीच में आपको गोवा और सिक्किम की कहानी बता दी, उसके अलावा पंजाब, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, सबकी पूरी कहानी अच्छे से आपने, आसाम में आउटसाइडर मूवमेंट जो चले, तो सारी चीजों को आपने बहुत बेहतरीन तरह से समझा। एंड आई गेस कि आपको हर चीज पे क्लैरिटी बेहतरीन तरह से मिल गई कि क्या रहा पूरा का पूरा चैप्टर। फाइन, तो इस बुक के सारे चैप्टर्स हो गए, आई गेस सारे चैप्टर्स हो गए इन द सेंस कि जो बोर्ड वाले बच्चे छाती पीट रहे थे कि हमारा ये कर दो वो कर दो, अब जो हमारे उधर वो वाले बच्चे हैं, कौन कौन से वाले, सिक्योरिटी एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और इन्वायरमेंट वाला, दनादन उन्हें भी कंप्लीट करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग कि सारा सब कुछ हो जाएगा, जस्ट हैव सम पेशेंस, ठीक है, बिफोर टाइम हो जाएगा। तो अभी के लिए खत्म करते हैं इस चीज को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। इंपॉर्टेंट चीज ये सुनते जाओ, क्या अनसेट जो है अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जो कि 8 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होना था, 8 वाला हो गया, 15 वाला बचा है, तो 15 के लिए एनरोलमेंट चल रहे हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप एग्जाम दे सकते हो। ये एग्जाम है क्या, तो स्कॉलरशिप एग्जाम है जिसमें आप 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। नीट, जेई, 9, 10, 11, 12 इन क्लासेस के लिए, इन कैटेगरीज के लिए ये एग्जाम हो रहा है। जो टॉप रैंकर्स रहेंगे दे विल गेट अ चांस टू विजिट द यूरोस्पेस सेंटर, स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में आने का मौका मिलेगा। All what you are required to do is to just enroll in this examination and use the code Digraj. You will get 10% off on the enrollment fee, which is of 99 rupees for this exam. तो ये अनसेट के बारे में था। 9, 10th में अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाता हूँ, तो जिसमें जो मेरा अभी बैच स्टार्ट हो रहा है, उमंग बैच 30 सितंबर से जो स्टार्ट हुआ है, ये सारे सब्जेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं, क्लियर। तो आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। फाइन, सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू रैप अप द चैप्टर। खत्म करता हूं इस चैप्टर को यहां पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।